गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर खनिज तत्वों की बात कर रहे थे क्योंकि इनकी उपयोगिता का आधार अर्नोन ने बताया था, अर्नोन और उसके सहयोगियों ने। तो यहाँ इनकी उपयोगिता के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, इनके कार्यों को बताया गया है। जो यहाँ पर हमने विधियाँ पढ़ी थी उन विधियों में इन चीज़ों को देखा गया है कि किस तत्व की वजह से कौन कौन सी कमियाँ आती हैं और उन कमियों को कैसे पूरा किया जाता है और उस तत्व को पादप किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो यहाँ टेबल के जरिए हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन को। खनिज तत्व या पादप का अवशोषण का रूप कौन सा है, पादप में उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, उसके कार्य क्या हैं, उसके लक्षण, न्यूनता के लक्षण क्या हैं और उसके उपचार क्या हैं। अगर कमी आ रही है तो उस कमी को किस प्रकार से यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को यहाँ 3 रूपों में प्लांट्स अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम के रूप में। NO3 आयंस, NO2 आयंस और NH4+ आयंस के रूप में यहाँ पर इसको अवशोषित करते हैं। टोटल इसकी मात्रा अगर 100% में से अगर टोटल इसकी मात्रा देखें तो 1 से 3% पाई जाती है। 1 से 3% ये यहाँ पर उपस्थित होता है। प्रोटीन के जो कार्य होते हैं, प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉरी नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण में, क्योंकि अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है और अमीनो अम्ल में NH2 ग्रुप होता है, जो वहाँ पर भी नाइट्रोजन होता है। एंजाइम्स के अंदर कोफैक्टर के रूप में DNA में, RNA में FAD, NAD, NADPH, ATP के जितने भी घटक होते हैं, ATP के घटक में, विटामिन के अंदर कोफैक्टर के रूप में, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम के अंदर जब हम क्लोरोफिल की संरचना पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन कहाँ होता है, इस तरह से सेंटर में। तो यहाँ पर क्लोरोफिल, साइटोक्रोम में, तो यहाँ इन सभी में नाइट्रोजन अपना पार्ट अदा कर रहा है या किसी ना किसी रूप में यहाँ ये प्रेजेंट होगा। तो यह इन सारी चीज़ों की अगर हम घटक देखें तो इन घटकों में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन उपस्थित होगा। अब अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उसकी न्यूनता के क्या लक्षण होते हैं। लीफ और स्टेम में हरितहीनता आ जाती है। सामान्य तौर पर प्लांट्स कैसे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर के, लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी है प्लांट्स के अंदर तो वहां पर वो प्लांट्स कैसे होंगे, हरितहीन, मतलब हरे ना होकर के उनके अंदर कुछ पीले धब्बे होंगे बीच बीच में, या फिर पत्ती लगातार हल्के हरे पीले रंग की होगी तो हरितहीनता आ जाएगी। स्तंभिक वृद्धि रुक जाएगी, जो स्टेम की ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाती है। लीफ चौड़ी कम होती हैं, लीफ की चौड़ाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है, समय से पूर्व लीफ झड़ जाती हैं, मैच्योरेशन नहीं होगा लीफ का, लीफ जीर्ण नहीं होंगी। तो उससे पहले, क्योंकि लीफ जीर्ण होने पर अपने आप स्वतः ही प्लांट से अलग हो जाती हैं, या जीर्णता से पहले ही ये लीफ क्या हो जाएंगी, झड़ जाएंगी। एंथोसाइनिन बनेगा स्टूडेंट्स। एंथोसाइनिन जो रंग शो करता है वो होता है ब्लू। तो यहाँ पर अगर लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर एंथोसाइनिन प्रेजेंट है तो लीफ के अंदर पीली आभा ना आकर के नीली आभा आएगी। बीच बीच में ऐसा दिखाई देगा वो हमें कि यहाँ पर ग्रीन के साथ में या पीले के साथ में, हरितहीनता भी है तो पीले के साथ में कुछ नीले स्पॉट भी दिखाई देंगे। वो किसके कारण होंगे, एंथोसाइनिन के कारण। फल और पुष्पन में देरी होगी। सामान्य तौर पर जिस टाइम पर फल बनने, पुष्पन होना चाहिए, तो पुष्पन अगर टाइम पर नहीं होगा तो फल भी टाइम पर नहीं बनेंगे। चलो पुष्पन टाइम पर हो गया, उसके बाद यहाँ पर कमी आई तो स्टूडेंट्स उसके बाद में फल टाइम पर नहीं बनेंगे, सही तरह से पकेंगे नहीं, सही तरह से इनका निर्माण नहीं होगा। अब इसका उपचार क्या है, तो यहाँ अमोनियम सल्फेट के रूप में, कैल्शियम आयंस के रूप में, अमोनिया के रूप में, अमोनियम आयंस के रूप में, नाइट्राइट आयंस के रूप में और यूरिया उपचार में। यूरिया दें या फिर इन आयंस को डायरेक्टली दें या किसी कंपाउंड के साथ, क्योंकि ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनेंगे। तो इन रूपों में ये इसका उपचार हो सकता है इन सबको देने पर।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, सभी में ही यूजफुल होते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के अंदर पाई जाती हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। बात हम केवल प्लांट्स की करेंगे और प्लांट्स में ही यहाँ शो कर रहे हैं खनिज तत्वों को। तो फास्फोरस को H2PO4 आयंस के रूप में या HPO4 आयंस के रूप में हम ले रहे हैं। ये टोटल का 0.05 से 1% उपस्थित होता है, 0.05 से 1%। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, सुगर फॉस्फेट, NAD, NADP, AMP, GTP, ATP, CTP, सभी के अंदर फॉस्फोरस मुख्य घटक के रूप में होता है। जैसे नाइट्रोजन होता है ऐसे ही यहाँ पर फॉस्फोरस भी मुख्य घटक के रूप में होता है। जब इनका निर्माण होगा तो इनके निर्माण में फॉस्फोरस का होना अनिवार्य है। हम DNA पढ़ते हैं तो DNA में जब उसके हमने पढ़ा था कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है, तो वहाँ पर फॉस्फोरस को हमने रेडियो एक्टिव लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी बैंड जो होती है उसके अंदर फॉस्फोरस उपस्थित होता है, फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित होंगे तो वहाँ पर फॉस्फोरस भी होगा। तो ये इनके निर्माण में आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से क्या लक्षण आते हैं? हरिमहीनता। स्टूडेंट्स, स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर हरिमहीनता भी आएगी, जड़ों की वृद्धि कम हो जाएगी, सूट की वृद्धि कम हो जाएगी, प्ररोध तंत्र की वृद्धि कम होगी, जड़ों की वृद्धि कम होगी। और एंथोसाइनिन है, अगर यहाँ एंथोसाइनिन का निर्माण हो गया तो वहाँ पर नीली आभा दिखाई देगी। पत्तियों के अंदर स्टेम के ऊपर छोटे शाकीय प्लांट होते हैं, शाकीय प्लांट का स्टेम भी क्या होता है? ग्रीन कलर का। वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर वो ग्रीन कलर के ना दिखा के कुछ नीले रंग में दिखाई देंगे हमको एंथोसाइनिन के कारण। पुष्पन में भी देरी होगी, पत्तियां समय से पूर्व झड़ जाएंगी और पत्तियों पर ऊतक क्षयी धब्बे दिखाई देंगे। पत्तियों पे बीच बीच में अगर फॉस्फोरस की कमी है, ऊतक क्षयी धब्बे बन रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसे स्पॉट बनेंगे और ये स्पॉट हल्के पीले रंग के होते हैं। तो यहाँ ये स्पॉट टिश्यू के नष्ट होने पर या फिर कहें कि सेल्स के नष्ट होने पर बनते हैं, के नष्ट होने पर बनते हैं। यहाँ से सेल्स नष्ट हो जाएंगी, टिश्यू नष्ट हो जाएंगी, वो मरेंगे तो पीले, हल्के पीले रंग के ये धब्बे लीफ की सतह पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? इसके अगर न्यूनता आ रही है, न्यू कमी है, तो इसके उपचार क्या है? तो यहाँ पर फॉस्फेट जो उर्वरक होते हैं, तो यहाँ पर फॉस्फेट उर्वरकों का यूज करके हम यहाँ इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। DAP, खेतों में आजकल बुवाई का काम चल रहा है तो DAP दिए जाते हैं। वो किसके लिए दिए जाते हैं? फॉस्फेट की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर को सल्फेट आयन के रूप में यहाँ पर यूज में लिया जाता है, अवशोषित किया जाता है SO4 के रूप में। ये टोटल का 0.05 से 1.5% यहाँ पर उपस्थित होता है। यूज कहाँ होता है? तो जितने भी यहाँ पर अमीनो अम्ल हैं, क्योंकि सभी अमीनो अम्लों में सल्फर नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन सभी अमीनो अम्लों में होगी, लेकिन सल्फर सभी अमीनो अम्लों में नहीं होता है। तो जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं वो विटामिन में, क्लोरोफिल में, लिपिड संश्लेषण में और फेरिडॉक्सिन के निर्माण में। आगे अभी पढ़ेंगे हम जेड रिएक्शन वगैरह को, तो वहां पर आएगा फेरिडॉक्सिन, चक्रीय पथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फेरिडॉक्सिन के निर्माण में, लिपिड के संश्लेषण में, क्लोरोफिल में, विटामिन में, यहाँ सभी जगह सल्फर किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होता है। अगर सल्फर की कमी है तो सल्फर की कमी में स्टेम की ग्रोथ रुक जाएगी, स्तंभिक वृद्धि रुक जाती है। जो तरुण लीव्स होती हैं उनमें इसके लक्षण अधिक होते हैं, मैच्योर लीव्स में लक्षण नहीं दिखाई देते और जीर्ण में तो वो रहेंगी नहीं, टूट जाएंगी, झड़ जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं वो किस में देते हैं? तरुण लीफ के अंदर दिखाई देते हैं। लीफ छोटी हो जाएंगी, पत्तियां जो उनकी प्रॉपर उनकी लंबाई चौड़ाई होती है वो ना होकर के पत्तियां छोटी हो जाएंगी और उनके ऊपर रेड या ब्लू कलर दिखाई देगा।
यहाँ पर साइनिंग दिखाई देगी इस प्रकार की, रेड या ब्लू कलर की, हरितहीनता आ जाएगी, क्लोरोफिल की कमी आ जाएगी, सीड्स की वृद्धि रुक जाएगी। जो सीड्स ग्रोथ है स्तंभ की भी रुक रही है, साथ में सीड्स की भी रुकेगी। जो सीड्स पॉइंट होते हैं वो भी ग्रोथ नहीं करेंगे और पार्श्व की जो वृद्धि है वो समय से पूर्व हो जाएगी। कोई प्लांट लंबाई में बढ़ रहा है तो पहले पादप क्या होते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं। डाइकोट्स के रूल्स होते हैं कि वो पहले लंबाई में बढ़ेंगे, उसके बाद में उसमें शाखन स्टार्ट होगा। तो यहाँ अगर सल्फर की कमी है, मोनोकोट में भी यही है कि शाखन थोड़ा लेट ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ शीर्ष की वृद्धि रुकती ही, शीर्ष वृद्धि रुकने पर पार्श्व शाखन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, समय से पूर्व स्टार्ट हो जाएगा। और तना कैसा हो जाता है, काष्ठीय हो जाता है, मतलब तना कठोर हो जाएगा। जिप्सम दे करके या NH4SO4 के द्वारा इसकी कमी को पूरा किया जाता है। रोजेट रूप, कैल्शियम को कैल्शियम आयंस के रूप में Ca+2 के रूप में यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है और 1 से लेकर के 3.5% ही उपस्थित होगा। मिनिमम 1% और मैक्सिमम 3.5% टोटल का यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट कहाँ काम आते हैं, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में भी काम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेसिकल्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में, तो वहां भी कैल्शियम उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। वसा में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, वसा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय में कैल्शियम आयंस होते हैं। नाइट्रेट के स्वांगीकरण में, नाइट्रेट के स्वांगीकरण में मतलब नीचे से जब नाइट्रेट को अवशोषित किया जा रहा है और उसको सेल्स के अंदर वितरित किया जा रहा है, तो वहां भी रूट के एलोंगेशन में, जड़ का जब दीर्घीकरण होता है, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल्स बनेंगी, उसके बाद में कोशिकाओं का क्या होगा, आकार में आकार बढ़ेगा। तो सेल के एलोंगेशन में भी एटीपीएस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एमाइलेज और फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में, दोनों एंजाइम्स यहाँ पर किसके द्वारा, कैल्शियम के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी जो न्यूनता के लक्षण है, तो यहाँ न्यूनता के जो लक्षण है तरुण लीफ में सबसे पहले दिखाई देते हैं और तरुण लीफ में ही अधिकतर ये होते हैं। जो वृद्धि बिंदु होते हैं, जैसे रनर सकर्स होते हैं, वो ऐसे जमीन से रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर नोड और इंटर नोड होते हैं, तो यहाँ पर जो पर्वसंधियां होती हैं, नोड होते हैं, उनसे जड़ें निकलती हैं। तो इन वृद्धि बिंदुओं से यहाँ जड़ें नहीं निकलेंगी, वहां पर रूट कैसी हो जाएंगी, अल्प विकसित हो जाएंगी। रूट का जो सीड्स है उसकी डेथ हो जाएगी। शाकीय और बड़े प्लांट्स के अंदर अगर कमी है तो रूट के सीड्स की डेथ हो जाएगी, हरिमहीनता आ जाएगी। हरिमहीनता कहाँ दिखाई देती है, रूट पर तो दिखाई नहीं देगी, कहाँ दिखाई देगी, सूट पर, स्टेम पर और पत्तियों पर। तरुण लीफ में विरूपण आ जाएगा। जो सामान्य तौर पर चौड़ी लीव्स होती हैं, अपनी सही आकार आकृति में होती हैं, तो वो लीफ क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से हो जाएंगी, आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, विरूपण आ जाएगा। तो इसको कैल्शियम अमोनियम सल्फेट द्वारा या सुपर फास्फेट के द्वारा दूर किया जाता है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो कैल्शियम अमोनियम सल्फेट या सुपर फास्फेट दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अपने इंडिया में सामान्य तौर पर बहुत रेयर केसेस में होता है कि वहाँ सॉइल के अंदर कैल्शियम की कमी हो, तो अपने इंडिया में कैल्शियम की कमी सामान्य तौर पर नहीं देखी गई। नेक्स्ट, पोटेशियम। पोटेशियम को पोटेशियम आयंस के रूप में, पोटेशियम प्लस के रूप में यूज अवशोषित किया जाता है और यहाँ टोटल में 0.3 से लेकर 6% उपस्थित होती है। मिनिमम 0.3 और मैक्सिमम, क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम का रेशो होता है, मिनिमम 0.3 और मैक्सिमम 0.6% उपस्थित होती है। यूज कहाँ कहाँ आता है, आपको जब मैंने परमेबिलिटी पढ़ाई थी तो वहाँ बताया था कि पोटेशियम आयंस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं। पोटेशियम आयंस के द्वारा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। सेल में परासरणी दाब को नियंत्रण करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टोमेटा पढ़ाए हैं अभी, स्टोमेटाओं का खुलना और बंद होना भी पोटेशियम के कारण होता है। क्लोरोफिल का संश्लेषण भी पोटेशियम के कारण होता है, क्योंकि जब क्लोरोफिल का निर्माण होता है तो ये एक्टिवेटर के रूप में होता है। प्रकाश का फॉस्फोरिलीकरण होता है इसके द्वारा,
और एंजाइम का सक्रियण होता है, एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है। किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। कमी अगर हो गई है तो क्या क्या लक्षण यहाँ पर आएंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर शीर्षारंभी क्षय हो जाता है। जो शीर्ष होता है उस शीर्ष के क्षय हो जाता है, कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, वहां से कोशिकाएं की डेथ हो जाएगी और डेथ होकर वहां से हट जाएंगी, शीर्षारंभी क्षय हो जाएगी, वृद्धि में रुकावट आएगी। जो शीर्ष वृद्धि है वो शीर्ष वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि में यहाँ पर रुकावट आएगी, पुष्पन नहीं होगा, यहाँ पर पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होती है। पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी और साथ ही साथ जो लीफ होती है, लीफ के अंदर अंतरशिरीय हरिमहीनता दिखाई देगी। तो देखो ये होती है सिराएं, इन सिराओं के आसपास का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? गायब। इस क्षेत्र से जब क्लोरोफिल गायब हो जाएगा तो बीज लीफ के जो सिराएं होती हैं उन सिराओं के आसपास पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे, एक स्ट्रिप्स के रूप में, एक पट्टी के रूप में। तो यहाँ पर अंतरशिरीय हरिमहीनता दिखाई देगी। पत्तियों के जो किनारे होते हैं ये किनारे क्या होते हैं? झुलस जाते हैं, किनारे इसकी कमी से झुलस जाएंगे। कमी को कैसे दूर किया जाता है? पोटास के सल्फेट के द्वारा। पोटास यूज में कर लेते हैं और उसके अंदर क्या पाया जाता है? सल्फेट, उसके द्वारा इसको यहाँ पर यूज लिया जाता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम प्लस प्लस के रूप में यहाँ यूज किया जाता है, मैग्नीशियम आयंस के रूप में, क्योंकि सभी लिए तो आयंस के रूप में जाते हैं, मैग्नीशियम प्लस प्लस के रूप में। और ये टोटल का 0.05 से 0.7% उपस्थित होता है। क्लोरोफिल संश्लेषण में फास्फोरस के वाहक के रूप में, वसा के संश्लेषण में, फॉस्फेट उपापचय में, यहाँ सभी जगह मैग्नीशियम का यूज होता है। नेक्स्ट राइबोसोम यूनिट्स का जुड़ना। जब राइबोसोम की दोनों यूनिट, बड़ी यूनिट के ऊपर जब छोटी यूनिट जुड़ती है तो ये यहाँ पर मैग्नीशियम की सांद्रता फिक्स होनी चाहिए। अगर मैग्नीशियम की सांद्रता कम है तो यूनिट नहीं जुड़ेंगी। तो राइबोसोम की यूनिट्स मैग्नीशियम की फिक्स सांद्रता पर ही जुड़ती हैं। एटीपीएज की क्रियाशीलता। तो यहाँ पर एटीपीएज को एक्टिव करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। न्यूनता से क्या होगा? यहाँ पर जो परिपक्व लीफ होती हैं उनके अंदर सबसे पहले जो मैच्योर लीफ होती हैं उनके ऊपर ही इनके लक्षण दिखाई देते हैं। लीफ कैसी हो जाती हैं? चितकबरी हो जाती हैं। तो पूरी लीफ के ऊपर इस प्रकार के धब्बे हो जाते हैं, लीफ चितकबरी हो जाएंगी, लीफ का विलगन हो जाएगा, टाइम से पहले ही क्या हो जाएंगी? शाखाओं से अलग हो जाएंगी, लीफ का विलगन हो जाएगा, ऊतक क्षयी धब्बे हो जाएंगे, बीच बीच में से सेल्स या ऊतक के जो समूह होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ऊतक क्षयी धब्बे हो जाएंगे। और ट्रेबोके के अंदर, तमाकू के अंदर यहाँ सैंड ड्राउन रोग उत्पन्न हो जाता है। सैंड ड्राउन रोग उत्पन्न हो जाता है। तंबाकू की जो लीफ होती हैं वो ऐसे बुरी तरह से सिकुड़ जाती हैं। देखा हो कभी तंबाकू का प्लांट, तो उसकी लीफ बुरी तरह से सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ जो हमको तंबाकू मेन रूप से मिलती है वो लीव्स और उसके ऊपर वाले प्ररो से मिलती है। तो यहाँ पर वो ही क्या हो जाता है? डैमेज। लीव्स के साथ साथ में ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है वो भी सिकुड़ जाता है, डैमेज हो जाता है। कमी को मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा दूर किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट देकर के इसकी कमी को दूर करते हैं। आयरन को Fe+3 के रूप में अवशोषित किया जाता है। और ये अब आगे जो तत्व हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, और माइक्रो एलिमेंट्स को ppm में नापा जाता है कि वो सेल के अंदर उसकी मात्रा कितनी है, और वो मात्रा को जो नापने की यूनिट होती है वो होती है ppm। परसेंटेज नहीं, बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है और वो ppm में नापी जाती है। तो 10 से 1500 ppm यहाँ पर फेरस की आयरन की आवश्यकता होती है। यूज कहाँ होता है? क्लोरोफिल के संश्लेषण में।
इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में साइटोक्रोम फेरिडॉक्सिन में, जो साइटोक्रोम फेरिडॉक्सिन होता है उसके अंदर, पेरोक्सीडेज के अंदर, पेरोक्सीडेज कैटालेज, ये सभी क्या है, इसके जो घटक होते हैं, इनके घटकों में यहाँ पर कहीं ना कहीं आयरन उपस्थित होता है। यहाँ वाहक के रूप में कार्य करता है, यहाँ संश्लेषण करवा रहा है आयरन। आप जब इसकी संरचना देखोगे तो किनारों की तरफ नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को ये एक्टिवेट करने का कार्य करता है। लक्षण अगर न्यूनता के देखें तो सबसे पहले जो तरुण लीफ होती हैं उनके अंदर अधिक लक्षण दिखाई देते हैं। तरुण लीफ के जो अंतरशिरीय हरितहीनता होती है वो दिखाई देती है। अभी मैंने पहले बताया था कि ये जो सिराएं हैं, इन सिराओं के आसपास के जो किनारे हैं उनका क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, नष्ट। लीफ के अंदर इनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, और इनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो ये सिरे कैसे दिखाई देंगे, यहाँ पीली स्ट्रिप्स के रूप में या धब्बों के रूप में दिखाई देंगे। तो यहाँ अंतरशिरीय हरितहीनता उपस्थित हो जाएगी। पर्ण शीर्ष और किनारे झुलस जाएंगे। पर्ण कैसे हो जाती हैं, ऐसे हो जाते हैं, किनारे ऐसे झुलस जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, अंदर अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो ये तरुण शीर्ष और किनारे दोनों ही झुलस जाएंगे। यूज, अब इसका उपचार कैसे करते हैं, तो फेरस सल्फेट और चूने को बराबर मात्रा में, फेरस सल्फेट को और चूने को बराबर मात्रा में मिक्स करके पत्ती के ऊपर सॉल्यूशन बना के छिड़का जाता है। पानी में घोल देंगे, घोल करके इसका सॉल्यूशन को छिड़का जाता है। या फिर एफी एडिटा का यूज करके, आयरन को एडिटा के साथ लेकर के या फिर सॉइल की पीएच बढ़ा करके, अगर हम सॉइल की पीएच बढ़ा देंगे तो वहां भी इसकी कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट, मैंगनीज। मैंगनीज को मैंगनीज प्लस प्लस के रूप में अवशोषित किया जाता है और 5 से 1500 ppm होती है इसकी मात्रा। मात्रा कम होती है लेकिन यूज बहुत ज्यादा होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में यूज होती है। क्रेब्स चक्र के एंजाइम, आगे हम जब क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे तो इसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए मैंगनीज की आवश्यकता होती है। नाइट्रेट रिडक्टेज में मैंगनीज आवश्यक होता है। नाइट्रोजन के उपापचय में मैंगनीज आवश्यक होता है। यहाँ मैंगनीज जो मुख्य कार्य करता है वो कार्य करता है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का। मैंगनीज की उपस्थिति में एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ बहुत अधिक एक्टिवेटर के रूप में ये यूज में होता है। एंजाइम्स सक्रियक के रूप में, वही एंजाइम्स एक्टिवेटर के रूप में, और जल के प्रकाशीय अपघटन के रूप में। फोटोसिंथेसिस की क्रिया से पहले यहाँ पर जो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, ये अपघटन तभी होगा 2H प्लस आयन प्लस हाफ O2। तो ये तभी होगा जब यहाँ पर मैग्नीशियम आयन उपस्थित है। अगर मैग्नीशियम आयन उपस्थित नहीं है तो यहाँ इसका अपघटन नहीं होगा। तो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति जल के अपघटन के, प्रकाशीय अपघटन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से क्या होगा, पहले परिपक्व लीफ में जालिकावत हरितहीनता आएगी। जो यहाँ पर मैच्योर जो लीफ होती हैं उन मैच्योर लीफ के अंदर जालिकावत हरितहीनता आती है इस प्रकार से। मतलब यहाँ जो सिराएं होती हैं उनमें भी और उनके अलावा भी यहाँ पर स्ट्रिप्स के रूप में जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है। स्ट्रिप्स के रूप में जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो यहाँ पर जाल जैसा बन जाता है, मृत ऊतकों के धब्बे बन जाते हैं, बीच बीच में मृत ऊतकक्षयी धब्बे बन जाएंगे। मूल तंत्र अल्प विकसित रह जाएगा। रूट जो सिस्टम है, रूट सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, अल्प विकसित रह जाएगा। और जो फसली पादप हैं जिनमें दानों का निर्माण हो रहा है वहाँ दानों की संख्या कम रह जाएगी। दानों की संख्या कम रह जाएगी तो फसल क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, पैदावार हल्की हो जाएगी। गन्ने में अंगमारी रोग, चुकंदर का कलंकित पीला रोग और अनाज वर्ग में ग्रे स्पैक रोग। ग्रे स्पैक रोग क्या होता है, दानों का कम होना, रोए रोए से हो जाते हैं दाने, जो दाने होते हैं उन जगह पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट से हो जाते हैं। तो ये तीनों ही रोग इसकी कमी से होते हैं, मैग्नीज की कमी से होते हैं। अब इसको दूर कैसे किया जाता है,
तो इसको दूर करने के लिए जिंक सल्फेट को 10 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर में डाला जाता है। जिंक सल्फेट को 10 से लेकर के 30 किलोग्राम, ज़्यादा कमी है तो ज़्यादा, कम कमी है तो कम, तो मिट्टी के अंदर पर हेक्टेयर डाला जाता है। या फिर 0.5% ZnSO4 का सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसका छिड़काव लीफ पे किया जाता है, या दोनों ही कार्य को साथ किया जाता है। जिंक सल्फेट को भी डाला जाता है सॉइल के अंदर और यहाँ सॉल्यूशन बना करके इसका छिड़काव भी किया जाता है। एंड नेक्स्ट